Hello friends, today we will going to learn integration. So let's start learning and keep learning. So integration can be used to find areas, volume, central points and many useful things. It means integration का यूज एरिया फाइंड करने में, वॉल्यूम्स फाइंड करने में, सेंट्रल पॉइंट फाइंड करने में और बहुत सारे यूजफुल थिंग्स को फाइंड करने में ला सकते हैं. एन इंटीग्रल इज़ द इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, उसी के जस्ट इन्वर्स मतलब उल्टा. इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का जस्ट इन्वर्स प्रोसेस है. जैसे कि हम लोग देखते हैं dy बाई डी एक्स एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स. एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स. सो तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटीग्रल जो होता है डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस होता है. तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हो गया एफ डैश एक्स. तो एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि इसका जस्ट इन्वर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन. तो जैसे कि हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी. ये प्लस सी होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है. ये जो होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं. इंटीग्रेशन का होता है दो तरह के, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन. सो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये हम लोग जान लेते हैं कि ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंटीग्रेशन एक छोटा सा डायग्राम हो जाता है. इंटीग्रेशन, फिर यहाँ हो गया डिफरेंशिएशन, इधर हो जाता है एफ डैश एक्स, इधर एफ एक्स. तो हमने बोला कि इंटीग्रेशन जो होता है डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस होता है. तो इस साइकिल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे डेरिवेटिव हम निकालें, एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका, डिफरेंशिएशन हम किए तो एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता है एफ एक्स. फ्रेंड्स यही जो साइकिल है हमेशा चलता रहता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का. अगर एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स, यानी कि इससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का जस्ट इन्वर्स प्रोसेस है. सो इंटीग्रल इज़ द इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव. तो ये डायग्राम हमें याद कर लेंगे तो इससे आसानी हो गया हमें लर्न करने में, याद करने में. तो हम लोग यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी. तो यहाँ इसके क्या कहते हैं, ये हो गया आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन. साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाता है, ये जो पूरा है इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड. इसको कहते हैं जो dx है हमारा, इसको कहते हैं वैल्यूएबल ऑफ इंटीग्रेशन. वैल्यूएबल ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया. ये gx जो हो गया इंटीग्रल हो गया, एंड ये c जो हो गया जैसा कि हमने ऊपर बताया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया. तो इसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो हमने gx को बोला इसे कह देते हम लोग इंटीग्रल. तो एक बार फिर हम लोग रिकैप कर लेते हैं. जैसे कि ये हो गया हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये एफ एक्स जो हो गया इंटीग्रैंड हो गया,
dx हो गया, वैल्यूएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, gx इंटीग्रल एंड c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ देखा कि इंटीग्रेशन को हम लोग किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है। फिर यहाँ जैसे कि हम लोग एफ एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स होता है, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एफ एक्स प्लस सी जस्ट उसका इन्वर्स हो गया। फिर हमने यहाँ एक छोटा सा साइकिल देखा जिसमें कि उसी को जो ऊपर हमने ये फार्मूला मतलब कि देखा तो उसी का यहाँ पे एक साइकिल हो गया। ऐसे एफ डैश एक्स यहाँ से इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन होने के साथ एफ डैश एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स को सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी मिस्टेक हो गई। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो एफ डैश एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने पे जस्ट वही फिर से एफ एक्स हमें मिल गया। तो इसे एकदम क्लियर हो जाता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स है। इसे एकदम दिमाग में अटा लें कि जो इंटीग्रेशन है डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस। और फिर हमने यहाँ देखा एक फार्मूला हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, जिसमें कि जिसे हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, एफ एक्स इंटीग्रेंड डी एक्स वैल्यूएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फिर जी एक्स इंटीग्रल प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक हमने देखा। तो अब इसके आगे चलते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, उसमें क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका हम लोग डिफिनीसन देख लेते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने पीछे देखा था कि उसमें होता है प्लस सी जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसका डिफिनीसन, इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन का डिफिनीसन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का जस्ट इन्वर्स मतलब उल्टा इंटीग्रेशन होता है। इन डिफ्रेंशिएशन फॉर अ गिवन फंक्शन वी फाइंड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहाँ देख रहे हैं हम लोग की मतलब हमने आपको बता दिया कि डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, कोई अगर फंक्शन गिवन फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे, या फिर उसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना कह सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कोई गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव या उसी को कर सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसमें निकालते थे, फाइंड करते थे। तो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। इन इंटीग्रेशन we are required to find the function whose differential coefficient is given. Hence integral is antiderivative. सो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन इंटीग्रेशन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फंक्शन हुज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज़ गिवन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का हम लोग यूज मतलब वह फंक्शन जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है। इंटीग्रेशन किस लिए यूज करते हैं, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है। जैसे x का अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो हमें उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हेंस इंटीग्रल इज़ एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो हो गया वो इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव कर सकते हैं।
जैसे अगर एफ डैश एक्स का हमने निकाला था, एफ डैश एक्स का एफ एक्स डेरिवेटिव निकाला था एफ एक्स, तो एफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमें मिलेगा एफ एक्स। तो एफ एक्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन हम करें तो क्या होगा? आप लोग ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा, डेरिवेटिव पढ़ा होगा, तो उसमें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, याद रहना चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो यहीं पे अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हम लोग पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और हमने ये भी पढ़ा है कि एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हुआ, डेरिवेटिव ऑफ ये एफ एक्स है, जिससे हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, जैसे हम लोग ने पीछे फार्मूला पढ़ा था ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ फिर हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जो यहाँ डेरिवेटिव जिसका फाइंड कर रहे थे वहाँ हमें यहाँ रिजल्ट मिल गया, तो जस्ट इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो हमने यही देखना था, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। जैसे था डी वाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, हमने ये पीछे पढ़ चुका है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं देन एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। क्या कर सकते हैं? एफ एक्स को एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। हम लोग एफ एक्स को एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, या फिर और इनडिफिनिट इंटीग्रल हमने पढ़ा था ना, एंड इज रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने पीछे ये पढ़ चुका था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। हम लोग एफ एक्स जो हो गया एफ एक्स, उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं। एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो गया एफ एक्स, एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स। ये दिमाग में एकदम अटा लेना है, फिक्स कर लेना है। या फिर इनडिफिनिट इंटीग्रल, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक इनडिफिनिट और एक डिफिनिट। इनडिफिनिट में हमें कोई मतलब लिमिट नहीं दिया रहता और डिफिनिट में लिमिट दिया रहता है, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। इसमें तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है वो सब, तो एक वीडियो में कंप्लीट तो होगा नहीं। तो हमने देखा एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। सो द फंक्शन एफ डैश एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। एफ डैश एक्स को क्या कहेंगे? इंटीग्रैंड। एंड और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल इज, इंटीग्रल को फाइंड करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। तो हो गया ना यहाँ पे। जैसे द फंक्शन एफ डैश एक्स को हम लोग कह देंगे इंटीग्रैंड। जो हमने पीछे फार्मूला एक देखा था यहाँ पे कि
एफ डैश एक्स को इंटीग्रैंड कहते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, और जी एक्स इंटीग्रल। तो यही यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एफ डैश एक्स जो फंक्शन हो गया, फंक्शन एफ डैश एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रैंड एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, जो एफ डैश हो गया, एफ डैश एक्स ये हो गया इंटीग्रैंड, और इसी को फाइंड करने का जो प्रोसेस हो गया द फाइंडिंग ऑफ इंटीग्रल, ये हमने देखा था इंटीग्रल, सॉरी यहाँ प्लस सी छूट गया, प्लस सी किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए, अगर प्लस सी छूटा नंबर कटा, इतना याद रखें, सी छूटा नंबर कटा। तो एफ डैश एक्स हो गया इंटीग्रल, पीछे हम लोग ने देख चुका है, पढ़ चुका है। तो एफ डैश एक्स इंटीग्रल को इंटीग्रैंड इंटीग्रल, इसे फाइंड, ये हो गया इंटीग्रैंड, और इंटीग्रल को फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हम लोग आ गए ना यहाँ पे फॉर्मूला डिफिनीशन पे। तो व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? तो हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, एंड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन द फंक्शन एफ डैश एक्स इज the process of finding the integral is called integration. Process of finding the integral is called integration. तो फ्रेंड्स हम लोग नोट देखते हैं। नोट ये याद रखने की चीज़ है, बहुत ज़रूरी होता है ये सब। जैसे कि द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव whenever it exists is a unique function. The derivative of a function whenever it exists is a unique function, but the antiderivative of a function is not unique. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन वेन एवर इट एग्जिस्ट, अगर द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जब तक, मतलब वेन एवर, जहाँ तक वो पॉसिबल हो सके वहाँ तक एग्जिस्ट होगा, वो यूनिक होगा। तो हम लोग सिंपल ये समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव का जो फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा, जब भी होगा यूनिक होगा। क्या? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो यूनिक होगा। लेकिन बट एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर द एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होगा, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा था ना, एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो लेकिन जब एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होगा वो यूनिक नहीं हो सकता है, जैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होगा, जब भी होगा यूनिक होगा, लेकिन एंटी डेरिवेटिव का, किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव वो यूनिक नहीं होगा। ये बहुत हैशटैग इसको दे देते हैं ताकि याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हेन एवर इट एग्जिस्ट इज अ यूनिक फंक्शन, बट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। तो अब हम चलते हैं एक प्रूफ पे, जैसे कि लेट dy dx fx is equal to f dash x, dy dx fx is equal to f dash x, then dy dx of f dash x plus c, ये हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन
का फंक्शन होता है एफ डैश एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हम इसका डिफरेंस डेरिवेटिव निकालें तो डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स प्लस इसका भी तो निकालना है ना डेरिवेटिव, कांस्टेंट है वो डी वाई डी एक्स सी सी। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव सॉरी एफ एक्स ना, वो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ एफ एक्स लेना था। जैसे हम लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाले तो एफ डैश एक्स हो गया, तो उसी तरह एफ डैश एक्स प्लस सी का अगर डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ इसको हम लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा कि अगर ये हो गया ऐसे दिया रहता है तो इसको हम लोग अलग अलग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो डी वाई डी एक्स एफ एक्स को हम लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव करने पे, या हमने ऊपर देखा है एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना एफ एक्स एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स प्लस किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाले तो क्या होगा, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे डिफरेंशिएशन में, तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो, ये हमेशा याद रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन में ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ऑलवेज ज़ीरो होता है। सो डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये यहाँ डैश हो गया था थोड़ा मिस्टेक, एफ डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स सी। हम लोग ने ये दोनों को अलग अलग ऐड कर दिया। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में सी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, यही होता है ना, ये हो गया। किसी भी अगर आंसर को हम लोग बनाते हैं तो उसको ऐसे एक रेक्टेंगल में या फिर मार्क कर देना, एक ऐसा टीचर के लिए अच्छा रहता है, स्टूडेंट को अच्छा रहता है ऐसे करने से, ताकि टीचर कोई भी पेपर कॉपी चेक करे तो उसे आंसर मतलब फाइंड करने में होता है ना कि कहीं छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, जैसे कि मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो टीचर को थोड़ा फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे आप लोग कर दोगे तो उसे टीचर को अच्छा लगेगा, कॉपी भी अच्छा रहती है ऐसे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हेयर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, हम लोगों ने पीछे देखा था ना, सी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने पीछे बोला था, सी को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पे फिर एक नोट आता है, नोट, जहाँ भी ये नोट आए वहाँ पे एकदम संभल के रहें, वो पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स हमने पहले देखा कि इंटीग्रेशन का कहाँ क्या यूज होता है, उसके कुछ एक साइकिल देखे, साइकिल प्रोसेस, फिर उसके इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले होते हैं उसमें किसको क्या कहते हैं सभी के नाम हम लोग जान लिए। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देख लिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग ने ये भी देखा, डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा ही देखा पर देख लिया, फिर इंटीग्रेशन का उसमें समझ लिए, फिर एक एग्जांपल भी हम लोग ले लिया वहाँ पे, फिर एक हमने नोट भी देखा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके हम लोग ने प्रूव भी कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, so let f(x) and g(x) and g(x) be two integrable
फंक्शंस, हम लोग एफ एक्स एंड जी एक्स दो इंटीग्रेबल फंक्शंस ले लेते हैं। तो हम लोग देन इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसको ब्रैकेट में कर दिया, डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे हम लोग ने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स या प्लस माइनस जी एक्स, उसे हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पीछे एक एग्जांपल में देखे थे ना प्रूफ में कि एफ एक्स प्लस सी डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स सी। तो उसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, हो गया ना डिफ्रेंशिएशन की तरह। जैसे डिफ्रेंशिएशन में दोनों को अलग प्लस माइनस में अलग कर सकते थे, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम लोग दोनों को प्लस माइनस अलग कर सकते हैं, अलग अलग प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसे करने से हम लोग जानते हैं कि थोड़ा जो सॉल्यूशन होता है या कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा हमें आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये था पहला पॉइंट हमारा नंबर 1। नंबर 2 करते हैं, लेट के बी एनी रियल नंबर देन, यहाँ जैसे के अगर कोई रियल नंबर है हमारे पास, के यदि कोई रियल नंबर है तो इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई अगर रियल नंबर है या नंबर है तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स बाहर लिख सकते हैं। तो सिंपल, ये भी बहुत इजी है, ये सब याद रखना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, याद रखना बहुत ही ईजी है। तो हम लोग ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 एंड नंबर 2 याद रखेंगे। क्या, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। एफ एक्स एंड जी एक्स यदि टू कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है, यदि एफ एक्स और जी एक्स कोई दो इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, यानी कि अलग अलग करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह सेकेंड नंबर में यदि कोई रियल नंबर है तो इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग के को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ फार्मूले जो कि इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। तो सम स्टैंडर्ड फार्मूलेज जो कि इंटीग्रेशन में हमें यूज होने वाले हैं, बहुत काम आएंगे ये सब फार्मूले। तो ये सब फार्मूले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग याद कर लें ताकि ये चैप्टर बनाने में आसानी हो। तो देखते हैं पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। यदि x पे पावर n रहे, n यानी मतलब कोई भी नंबर 1 2 4 9 10 15 20 कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, जो भी नंबर है उसमें प्लस 1 और वही n प्लस 1 से नीचे डिवाइड कर देंगे n प्लस सी, तो हमें लगाना ही लगाना है, प्लस सी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये फॉर्मूला होगा कब, जब हमारे पास n इज इक्वल टू -1। यदि n इज इक्वल टू -1 नहीं है, जैसे कि क्यों, अगर यहाँ हम n इज इक्वल टू -1 लिख देते हैं तो -1, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ये इस फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर n-1 हम लोग देख लेते हैं, आप लोग पूछेंगे कि अगर n-1 रहे तो हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, तो वहाँ देख लेते हैं उसके बारे में। इफ़ n इज इक्वल टू -1
देन इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx। अगर x के ऊपर पावर -1 रहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x, x का पावर -1 यानी कि फ्रैक्शन में 1/x हम लिख सकते हैं। ये अगर 1/x आता तो उसको हम लोग x पर पावर -1 लिखते हैं ना, उसी तरह। तो 1/x हो गया dx, तो इसको हम लिख सकते हैं log e mod x प्लस c। इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है ln ln mod x प्लस c। ये दोनों एक ही है और ये दोनों एक ही है। आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों ही सही है। log x प्लस c या फिर ln x प्लस c। mod x प्लस mod किस लिए यूज होता है, किन्हीं का सवाल होगा कि यहाँ mod क्यों यूज किया, क्या है। तो mod होता है अगर कोई भी नंबर निगेटिव में रहे, कोई भी नंबर निगेटिव में रहे तो वो mod से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अगर हम लिखें कि -1 mod तो इक्वल टू होता है 1, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे mod का यूज करते हैं। तो अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकेंड dx मतलब क्या, 1 dx 2 dx नहीं, ओनली 1 dx। 1 dx अगर सिर्फ dx रहे या 1 dx भी कर सकते हैं तो उसको हम लोग x प्लस c लिख सकते हैं। 1 dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, या dx इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू 1 x प्लस सी। 3 नंबर में आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, e पावर x। तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में हम लोग e पावर x dx का हो जाता है e पावर x dx। सेम टू सेम आप आगे लिख दें, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इक्वल टू e पावर x प्लस c नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पे। c छूटा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 4 नंबर देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx हो जाता है a पावर x बाई log e a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx इक्वल टू a पावर x बाई डिवाइड बाई log e a प्लस c। 5 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cos cos x dx। हमने पहले भी एक इस पे क्वेश्चन बनाया है ना एग्जांपल में, आप लोग देख सकते हैं पीछे वीडियो करके कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x का हमने बनाया था क्या। जिनको भी याद हो अपने मतलब याद कर लें, sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। sin x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ते थे ना cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस सी। सी नहीं छूटना चाहिए। तो 6 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ उसी तरह cos x dx का sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ माइनस sin x, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इक्वल टू माइनस cos x। 7 नंबर 7 में इंटीग्रेशन ऑफ s sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। 8 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू cot x प्लस सी माइनस cot x प्लस सी, सॉरी। cot x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखे थे माइनस cos x प्लस माइनस cos x, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। 9 नंबर देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx।
सेक और सेक एक्स tan एक्स डी एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, 10 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल्स टू cosec माइनस cosec x प्लस सी। 11 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तो हम लोग सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन देखा। अब यहाँ इन्वर्स प्रोसेस में आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। साइन इन्वर्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये लिखें दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों ही सही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। तो आ जाते हैं 12 नंबर पे। 12 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो यहाँ मैंने लिख ही दिया ना, यहाँ डी एक्स यहाँ लिख सकते हैं, या फिर 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, या फिर डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। दोनों इक्वल है, सेम है मतलब। 13 में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए tan इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/ए tan इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, 14 में आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ से जो होता है ना मेन मतलब बड़े बड़े फार्मूले स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, बट याद करना ही है, क्योंकि बिना फार्मूला याद किए कुछ नहीं होगा। तो आगे चलते हैं 15 में। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ देखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट अंडर सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की जगह प्लस, यहाँ फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक, इससे हाइपरबोलिक कहते हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसे हाइपरबोलिक का साइन कहते हैं। तो यहाँ दोनों फार्मूला सेम था, फार्मूला में चेंज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे बस साइन एक्स बाई ए प्लस सी, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसी तरह फार्मूला समझिए, याद कर लीजिए, आसानी पड़ेगी। 16 में आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स
इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया 16 नंबर ख़त्म। और ये हमारा आता है लास्ट फार्मूला 17 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए यह भी यहाँ पे आपको सेम हो रहा है। ई पावर ए एक्स यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस हो गया, बाकी बी एक्स डी एक्स सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सेम हो गया, इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ये भी दोनों फार्मूला सेम। 14 15 सेम, 16 17 सेम। 16 में था ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, यहाँ पे ई पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, यहाँ साइन की जगह बी हो गया बस। फिर यहाँ इक्वल्स टू में ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सेम है ना, ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यहाँ हो गया ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में साइन का था तो यहाँ साइन किए फिर कॉस किए, यहाँ पे फॉर्मूले में कॉस है तो पहले कॉस किए फिर साइन किए और बस यहाँ माइनस का प्लस हो गया। ये होता है फॉर्मूला, यहीं पे आपका होता है समाप्त। तो हम लोग 17 फार्मूलेज पढ़े, क्या क्या पढ़े एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं सारे फॉर्मूले। तो नंबर 1 एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी, यदि एन इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू -1 रहे तो, यदि एन इज इक्वल टू -1 रहे तो एक्स टू द पावर -1 डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है log e mod x प्लस सी या फिर ln mod x प्लस सी, दोनों में से कोई भी। फिर सेकेंड नंबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। फोर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाई log e a प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। फिर 9 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इक्वल टू sec x प्लस सी। फिर 10 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। फिर आते हैं 11 नंबर फार्मूले पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। 12 नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स या 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 13 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए tan इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 14 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स बाई ए प्लस सी। फिर 15 नंबर 14 15 बोले थे सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस खाली मतलब साइन चेंज हो गया, बाकी सेम है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, यहाँ साइन ओनली, यहाँ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, बाकी सब सेम। यहाँ 16 17 सेम। 16 ई टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉस साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यहाँ हो गया ई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स,
सो इज इक्वल टू ए ई पावर टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया 17 फार्मूले। इसको जितनी जल्दी हो सके आप लोग उतनी जल्दी याद कर लें तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इस बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि फार्मूलों के कुछ फार्मूले पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि हम लोग समझ जाए अच्छे से। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग अब करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अवर फार्मूलेज। ओके, तो हम लोग छोटे से प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ इसको हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल्स टू tan इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, पढ़ चुके हैं ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। फार्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं 10th में 9th में कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर लीनियर है तो अगर प्लस माइनस में रहे तो उसको हम लोग अलग अलग सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग सेपरेट करके हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेपरेट करके कैलकुलेशन यहाँ पे तो हम लोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको सेपरेट कर दिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। बोले थे ना पीछे हम लोग फार्मूले पढ़ चुके हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, फिर डी एक्स का भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये अब यहाँ से सॉल्यूशन हमारे लिए हो गया बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ से हमारे लिए। तो इसको आगे सॉल्यूट करते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने पीछे पढ़ा tan एक्स और माइनस का माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x, और यह है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें प्लस सी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे हमारा हो गया आंसर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। इसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। तो सॉल्यूशन लेट इसको भी i इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। तो यहाँ ये लीनियर में है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इससे हम लोग जानते हैं कि सेपरेट करके हम लोग कैलकुलेट करें हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx। अब इसको हम लोग अलग अलग सेपरेशन में कैलकुलेट करते हैं। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम लोग पढ़े ना x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और फिर हमने ये भी देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ k एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू k इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग ला सकते हैं ना, ये हो गया k, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। तो 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस k इसको मान लेते हैं तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। तो हम लोग ने यहाँ देखा था फार्मूला, हम लोग ने देखा है कि x टू द पावर n
यहाँ 3 के 3 पहले लिख देते हैं। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 बाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x टू द पावर n हो गया 2 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 प्लस 4 का 4, फिर x टू द पावर n हो गया x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटा प्लस c जुड़ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटते के साथ ही प्लस c जुड़ जाएगा। तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। 3x क्यूब बाई 3 प्लस 4x टू द पावर 4 बाई 4। 3 3 कट जाएंगे, 4 4 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया x क्यूब प्लस 4 x टू द पावर 4 प्लस c। यहाँ प्लस c छूट गया, नहीं छूटना चाहिए लेकिन आप लोगों से। ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी नहीं दिखा था, ओह थोड़ा मिस्टेक। यहाँ हम लोग ने 3 से 3 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, बाकी बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस c। ये हो जाता है हमारा आंसर। तो आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। थोड़े थोड़े हम लोग धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन मतलब थोड़ा बनाने में हो दिक्कत दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ लोगे कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो सॉल्यूशन i इज इक्वल टू लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं कि यदि ऐसे कोई क्वेश्चन रहे जैसे कि न्यूमरेटर में कुछ प्लस माइनस करके रहें और डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर या कुछ वेरिएबल रहे, वैल्यू रहे, तो हम लोग पहले भी हम लोग मतलब पढ़ चुके होंगे कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दोनों को अलग अलग करेंगे तभी तो इसका मतलब वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, dx वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग बस दिमाग में हम लोग का सबसे पहला चीज़ यही आएगा कि इसे हम लोग सेपरेट कर देंगे। सेपरेशन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। स्क्वायर से यहाँ कट जाएगा तो बचेगा x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस ये तो सेम का सेम ही रहेगा ना यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो x का इंटीग्रेशन x टू द पावर n, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो x पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है तो 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे प्लस c, इंटीग्रेशन का साइन हटा c जुटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस c। ये हो जाता है हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देखे, 17 फार्मूलेज देखे। अब टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटीग्रेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ध्यान से पढ़िए सब क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि विदाउट लर्निंग नथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, सो स्टे सेफ।